नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद रोशन सर में। विद्यार्थियों, जो हमारा अध्याय चल रहा है भू संसाधन एवं कृषि, उससे संबंधित जो क्लासें हैं, 2 क्लासें हो चुकी हैं और आज की जो क्लास है वो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि यहाँ से पिछले बोर्ड एग्जाम के अंदर भी 3 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो इसी आज की जो स्लाइड है, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में से पिछले बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं और वो 3 प्रश्न कौन से हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि इस पोर्शन को या इस पार्ट को हम एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझें पहले। और इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप सभी जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आपका संबंध किसी न किसी प्रकार से कृषि से रहा ही है और आप इनमें से अधिकांश जो बातें हैं वो आप जानते हो। केवल बस समझना है हमारी पुस्तक के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से उसमें दे रखा है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले एग्जाम के अंदर भी क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपन आज के क्लास की। देखो विद्यार्थियों कि आज भारत में फसल ऋतुओं के बारे में बात की गई। आपको पता है कि भारत के अंदर 3 फसल ऋतुएं हमारे यहाँ होती हैं और आपको ये भी पता है कि कृषि वर्ष की जो शुरुआत है वो जुलाई से और जून के मध्य होती है, यानी कि जुलाई से कृषि वर्ष की शुरुआत होती है और जून तक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ष के अंदर जो कृषि जो ऋतुएं जो होती हैं वो कितनी पाई जाती हैं भारत के अंदर? 3 पाई जाती हैं। और पहले तो आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं कि कौन सी कृषि ऋतुएं पाई जाती हैं। तो कौन सी कृषि ऋतुएं पाई जाती हैं विद्यार्थियों? एक खरीफ की ऋतु पाई जाती है, एक रबी और एक कौन सी है? जायद। तो 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, एक खरीफ की, एक रबी की और तीसरी कौन सी है? जायद की फसल। तो मेरे साथ बोलिए आप भी, खरीफ, रबी और जायद की फसल हमारे यहाँ पर बोई जाती है। और ये स्पेशली हम कौन से भाग की बात कर रहे हैं? हम उत्तरी भारत में 3 प्रमुख फसलें बोई जाती हैं। उत्तरी भारत या जो आंतरिक जो भारत है वहाँ पर इस प्रकार की 3 प्रमुख फसलें बोई जाती हैं। 3 फसल ऋतुएं यहाँ पर पाई जाती हैं, खरीफ, रबी और जायद। ये खरीफ, रबी और जायद की जो फसल ऋतुएं हैं ये केवल उत्तरी भारत और मध्य भारत में पाई जाती हैं। लेकिन ये कहाँ नहीं पाई जाती हैं? दक्षिणी भारत के अंदर ये नहीं पाई जाती हैं। क्यों नहीं पाई जाती हैं दक्षिणी भारत के अंदर ये ऋतुएं? उसके कारण को भी हम समझेंगे आगे। तो अभी हमें केवल कितना याद रखना है कि जो 3 फसल ऋतुएं हैं वो कौन कौन सी हैं विद्यार्थियों? एक खरीफ, एक है रबी और तीसरी कौन सी है? जायद की फसल बोई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम खरीफ की जो ऋतु है। खरीफ की ऋतु का जो बोने का जो समय होता है वो क्या होता है? जून से सितंबर के मध्य होता है कृषि ऋतु में, यानी कि जून जुलाई के महीने में इन फसलों को बोते हैं और इन फसलों को काट लिया कब जाता है विद्यार्थियों? सितंबर अक्टूबर तक जाकर के इन फसलों को क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि खरीफ की जो फसल है उसकी जो शुरुआत है, खरीफ का जो मौसम है, खरीफ की जो ऋतु है उसकी जो शुरुआत है वो आपका दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो उस समय से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ये बात भी आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। तो खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ में क्या की जाती हैं? बोई जाती हैं। यानी कि जून जुलाई के अंदर हमारे यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है और मानसून के समय पे कौन सी फसल बोई जाती है विद्यार्थियों? खरीफ की फसल बोई जाती है। ठीक है, अब ये जो खरीफ की जो फसल है इसको बोया तो जा रहा है कब? जून जुलाई के अंदर, और इसको काटा कब जाता है? सितंबर अक्टूबर के अंदर काटा जाता है। और इसके अंदर जो प्रमुख जो फसलें हैं वो फसलें कौन कौन सी बोई जाती हैं विद्यार्थियों? उत्तरी भारत की हम बात करें तो चावल है, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, या अरहर को हम किस नाम से जानते हैं? तुर के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखने हैं आपको, चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, या फिर इसको क्या कहते हैं? हम तुर कहते हैं। जो उत्तरी भारत के अंदर इन फसलों को बोया जाता है कौन सी ऋतु के अंदर? खरीफ की ऋतु के अंदर। ये बात आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो खरीफ के ऋतु शुरुआत कब होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आरंभ जब होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आरंभ के साथ में खरीफ की फसल बोई जाती है और काट लिया जाता है सितंबर अक्टूबर के मध्य में। और कौन सी फसल बोई जाती है उत्तरी भारत के अंदर? चावल है, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर या तुर। दक्षिणी भारत में कौन सी फसलें बोई जाती हैं विद्यार्थियों? चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली। यहाँ दक्षिणी भारत की हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि दक्षिणी भारत के अंदर इस प्रकार की जो कृषि ऋतुएं हैं वो नहीं पाई जाती हैं। कारण क्या है? वहाँ हमेशा ही तापमान क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि कर्क रेखा से नीचे का वाला जो भारत का हिस्सा है वहाँ पर हमेशा तापमान क्या मिलता है विद्यार्थियों? अधिक मिलता है। और तापमान अधिक मिलने की वजह से वहाँ पर इस प्रकार की जो फसल ऋतुएं हैं वो नहीं पाई जाती हैं और वहाँ एक ही फसल जो है वो तीनों ऋतुओं के अंदर बोई जा सकती है।
ठीक है। तो ऐसी फसलें वहाँ पर ज़्यादा बोई जाती हैं जो ग्रीष्म काल से संबंधित होती हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो फसलें हैं वो इन क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा बोई जाती हैं। तो दक्षिणी भारत में कौन सी फसलें खरीफ की ऋतु में? चावल है, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली, ये सारी की सारी फसलें खरीफ की फसलें हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि रबी की फसलें। सर रबी की फसलें क्या होती हैं? तो रबी की फसलें विद्यार्थियों कब बोई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल के अंदर इनको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। और रबी की फसलों में मुख्य रूप से ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध के अंदर बोई जाती हैं, या फिर ऐसी फसलें जिनको बहुत अधिक गर्मी की आवश्यकता नहीं होती या ठंडे प्रदेशों के अंदर जो फसलें होती हैं उन फसलों को बोया जाता है कब? रबी की ऋतु में। और कब बोया जाता है इनको? अक्टूबर से और मार्च अप्रैल तक का इनका जो काल रहता है, इस काल को भी हमें ध्यान रखना है। रबी की जो ऋतु है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं फसलें और मार्च अप्रैल के अंदर इनको, जब गर्मी की शुरुआत होती है उससे पहले इनको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। महत्वपूर्ण क्या है? कौन सी फसलें हैं जो इस समय बोई जाती हैं रबी के मौसम में? तो यहाँ पर देखो, गेहूँ, चना, तोरई, सरसों, जौ, ये प्रमुख फसलें हैं जो रबी की ऋतु में बोई जाती है। गेहूं है, चना है, तोरई है, सरसों है, जौ है। अन्य और भी उदाहरण हैं, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, लेकिन हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। तो गेहूं है, चना है, तोरई है, सरसों है, जौ है, ये सारी की सारी जो फसलें हैं ये आपके रबी के मौसम में बोई जाती हैं या रबी की ऋतु में बोई जाती है। दक्षिणी भारत में कौन सी फसल? चावल, मक्का, रागी, मूंगफली। आप देख रहे हो यहाँ चावल, मक्का, रागी, मूंगफली ये रबी में बोई जा रही है। चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली ये आपके खरीफ की ऋतु में बोई जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिणी भारत में कृषि ऋतुएं अलग से नहीं होती हैं। एक ही फसल जो है वो तीनों ऋतुओं के अंदर बोई जा सकती है, क्योंकि तापमान वहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा होता है। और अधिक तापमान को सहन करने वाली जो उष्णकटिबंधीय जो फसलें हैं वो दक्षिणी राज्यों में तीनों ही ऋतुओं के अंदर बोई जाती हैं। जैसे चावल देखो, चावल यहाँ खरीफ में बोया जा रहा है, चावल यहाँ रबी में बोया जा रहा है, और चावल यहाँ पर जायद की फसल के अंदर भी बोया जा रहा है। ठीक है। तो ये जो बात थी हमारी कौन सी फसल से संबंधित? रबी की ऋतु से संबंधित थी। तो विद्यार्थियों याद क्या रखना है? रबी की ऋतु की शुरुआत यानी कि बुआई का जो टाइम होता है वो क्या होता है? अक्टूबर नवंबर, और इसकी जो कटाई का जो टाइम होता है वो क्या होता है? मार्च अप्रैल, यानी कि गर्मियों की शुरुआत से पहले इनको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। कौन सी फसलें बोई जाती हैं विद्यार्थियों? गेहूँ है, चना है, तोरई है, सरसों है, जौ है, ये उत्तरी भारत के अंदर इन फसलों को बोया जाता है। दक्षिणी भारत में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? चावल, मक्का, रागी, मूंगफली, ये प्रमुख फसलें हैं जो दक्षिणी भारत में बोई जाती हैं। फिर जो तीसरी जो ऋतु है विद्यार्थियों, तीसरी ऋतु कौन सी है? जायद की। तीसरी ऋतु कौन सी है? जायद की है। और ये अप्रैल से, यानी कि जब इन फसलों को काट लिया जाता है तो उसके बाद में अप्रैल में इन फसलों को बोया जाता है, और मानसून के आरंभ से पहले यानी कि जून में इन फसलों को क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। इनमें जो प्रमुख रूप से जो फसलें होती हैं, सब्जियां इसमें बोई जाती हैं। फल और जो चारा फसलें होती हैं ये मुख्य रूप से किसकी फसलें हैं? जायद की फसलें। तरबूज है, खरबूजा है, खीरे हैं, इस प्रकार की जो फसलें होती हैं वो कौन सी ऋतु की फसलें होती हैं? जायद की फसलें होती हैं वो। तो ये आपको ध्यान रखना है। जायद में खीरे है, तरबूज है, खरबूजा है, और विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, पशुओं के लिए चारा फसलें हैं, ये सारी की सारी फसलें आपके जायद की ऋतु में आती हैं। तो आपको याद हुआ होगा विद्यार्थियों, भारत के अंदर कितनी फसल ऋतुएं पाई जाती हैं? 3 फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। एक कौन सी है? खरीफ, दूसरी कौन सी है? रबी, और तीसरी कौन सी है विद्यार्थियों? जायद। खरीफ की जो फसल है वो जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून शुरुआत होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत होती है उस समय बोई जाती हैं, और सितंबर अक्टूबर तक आकर के इनको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। ठीक है। कौन सी फसलें बोई जाती हैं? चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर। और दक्षिणी भारत में चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली। इसका मतलब ये देखो, चावल की जो फसल है वो मुख्य रूप से किसकी फसल है? वही खरीफ की फसल है। रबी की जो ऋतु है अक्टूबर से मार्च के मध्य में होती है, अक्टूबर से मार्च, और गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ। और जायद विभिन्न प्रकार की सब्जियां, तरबूज है, खरबूजे है, ककड़ी है, खीरे है, फल, चारा फसलें, इनको बोया जाता है जायद की ऋतु में। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब इसके अंदर से भी प्रश्न पूछे गए हैं हमारे एग्जाम के अंदर, और ये जो टेबल है ना आपके जो बुक के अंदर जो टेबल दे रखी है, ये टेबल आपको 100% याद ही करनी है ना। और इससे संबंधित एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो आधा नंबर का हो चाहे 1 नंबर का हो, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं क्या हैं? बहुत अधिक है। तो आपको ये टेबल ऐसे कैसे याद रखनी है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कृषि के प्रकारों की।
किसकी बात करते हैं विद्यार्थियों? कृषि के प्रकारों की बात करते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हो किसके आधार पर? आर्द्रता के स्रोत के आधार पर। कृषि के जो प्रकार हैं वो आर्द्रता के स्रोत के आधार पर हम बात कर रहे हैं। आर्द्रता यानी कि जो नमी है उसके स्रोत के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो इसको दो भागों में हम बांटते हैं आर्द्रता के स्रोत के आधार पर। एक कौन सी कृषि होती है विद्यार्थियों? सिंचित कृषि होती है। पहले कौन सी होती है? सिंचित कृषि होती है। और दूसरी कौन सी होती है? वर्षा निर्भर, यानी कि वर्षा निर्भर को हम किस नाम से जानते हैं? बारानी कृषि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सिंचित कृषि मतलब जो फसल उत्पादन है वो क्या करके किया जाता है? सिंचाई करके, यानी कि इसमें सिंचाई करके हम फसल का उत्पादन लेते हैं। जबकि यहाँ वर्षा निर्भर यानी कि ये पूरी तरीके से किस पर निर्भर होती है? वर्षा के ऊपर निर्भर होती है, यानी कि वर्षा पर ये आधारित होती है वर्षा निर्भर कृषि, और ये होती है सिंचाई पर आधारित। अब हम बात करते हैं कि जो सिंचित जो कृषि है उस सिंचित कृषि को भी हम कितने भागों में बांटते हैं विद्यार्थियों? दो भागों में बांटते हैं। तो सिंचित कृषि भी दो भागों में बांट देते हैं इसको। पहले कौन सी है? रक्षित सिंचाई कृषि, और दूसरी कौन सी है? उत्पादक सिंचाई कृषि। तो सिंचित कृषि को हमने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों के अंदर। एक रक्षित सिंचाई कृषि और दूसरी कौन सी होती है? उत्पादक सिंचाई कृषि। ठीक है, तो क्या याद रखना है अपन को? आर्द्रता के स्रोत के आधार पर हम कृषि को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक सिंचित कृषि और दूसरी कौन सी होती है? वर्षा निर्भर या बारानी कृषि होती है। सिंचित कृषि को भी हम सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर उसको कितने भागों में बांटते हैं विद्यार्थियों? दो भागों में बांटते हैं। एक रक्षित सिंचाई कृषि और दूसरा कौन सा होता है? उत्पादक सिंचाई कृषि। फिर वर्षा निर्भर जो कृषि है या बारानी जो कृषि है, उस बारानी कृषि को भी हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों के अंदर। एक होती है शुष्क भूमि कृषि और दूसरी कौन सी होती है? आर्द्र भूमि कृषि। तो एक शुष्क भूमि कृषि और एक हो गई आर्द्र भूमि कृषि। किसके आधार पर? वर्षा निर्भर फसलों को या बारानी कृषि को हम दो भागों में बांटते हैं, शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। तो आपको याद हो गया होगा कृषि के प्रकार आर्द्रता के स्रोत के आधार पर दो प्रकार हैं। एक सिंचित कृषि होती है और एक वर्षा निर्भर या बारानी कृषि। सिंचित कृषि को भी दो भागों में, एक रक्षित सिंचाई कृषि और दूसरा कौन सा होता है? उत्पादक सिंचाई कृषि। ऐसे ही वर्षा निर्भर कृषि को भी शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि के अंदर हम क्या कर देते हैं विद्यार्थियों? बांट देते हैं। अब हम बात करते हैं कि रक्षित सिंचाई कृषि क्या होती है। तो रक्षित सिंचाई कृषि हम किसे कहते हैं? रक्षित सिंचाई का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है विद्यार्थियों? आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है। देखो समझिए, जैसे मान लो कि हमारे बहुत सारे जो किसान साथी हैं उनके पास में खुद का पानी नहीं होता, तो वो पानी क्या करते हैं? वो पानी किसी से पैसे में खरीदते हैं अपने फसल के अंदर देने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा कि वो बहुत अधिक पानी का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा पानी देंगे उसके अंदर तो उनका जो मुनाफा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो फिर वो क्या करते हैं? वर्षा ऋतु के समय पे तो बारिश जो आई है उसके पानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बारिश नहीं हो रही होती है तो वो क्या करते हैं कि फसलों के अंदर इतना पानी दे देते हैं ताकि फसलें क्या नहीं हो? नष्ट नहीं हो। यानी कि फसलों को बचाए रखने के लिए केवल क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है, क्योंकि उनके पास खुद का पानी नहीं होता। तो ऐसे जो किसान होते हैं वो इस पद्धति को अपनाते हैं, रक्षित सिंचाई की पद्धति को अपनाते हैं। ठीक है, रक्षित सिंचाई जो कृषि है वो कार्य करते हैं वो। इसका उद्देश्य देखो क्या है? रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से क्या करना है? बचाना है। यानी कि आर्द्रता की कमी की वजह से फसलें क्या नहीं हो जाएं? खराब नहीं हो जाएं, नष्ट नहीं हो जाएं। तो नष्ट होने से केवल क्या करना है? उसको बचाना है। केवल उतना ही पानी उसके अंदर दिया जाता है ताकि फसल क्या नहीं हो जाए? खराब नहीं हो जाए। और ऐसा कौन से किसान करते हैं? जिनके पास खुद का क्या नहीं होता है? पानी नहीं होता है। जिनके पास खुद का पानी होता है तो वो इस प्रकार की जो कृषि है वो क्यों करेंगे? जिनके पास खुद का पानी होता है वो कौन सी कृषि करते हैं विद्यार्थियों? उत्पादक सिंचाई कृषि करते हैं। यानी कि खुद का पानी है, जितना पानी की आवश्यकता होती है फसलों को उतना ही पानी उसके अंदर दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरी जो कृषि है उत्पादक सिंचाई कृषि, और एक कौन सी है? रक्षित सिंचाई कृषि। तो रक्षित सिंचाई कृषि का उद्देश्य आपको याद रखना है, आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से क्या करना है? बचाना है। इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। उत्पादक सिंचाई कृषि का जो उद्देश्य है फसलों को पर्याप्त मात्रा में, उत्पादक सिंचाई कृषि का उद्देश्य है फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम क्या करना है? अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। यानी कि उत्पादक सिंचाई कृषि के अंदर
फसलों को पानी उपलब्ध करवाकर, यानी कि जितनी उनको आवश्यकता है उतना पानी उपलब्ध करवाकर और क्या प्राप्त करना है, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। यहाँ अधिकतम उत्पादन प्राप्त नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, केवल नष्ट होने से फसलों को क्या करना है, बचाना है। लेकिन यहाँ क्योंकि पानी का स्रोत है, सिंचाई के लिए पानी अधिक दिया जाता है और अधिकतम उत्पादन के लिए ये कार्य किया जाता है। तो सिंचित कृषि को दो प्रकारों में हमने बांटा है, दोनों प्रकारों को आप आसानी से समझ गए होंगे। एक रक्षित सिंचाई कृषि, यानी कि उद्देश्य इसका क्या है, फसलों को नष्ट होने से बचाना है। बहुत ज़्यादा उत्पादन पे फोकस नहीं है, केवल किस पे है कि फसल खराब नहीं हो जाए, फसल जल नहीं जाए पानी की कमी की वजह से, आर्द्रता की कमी की वजह से, तो इतना पानी उसके अंदर दे दिया जाता है ताकि फसल को नष्ट होने से बचाया जा सके। जबकि उत्पादक सिंचाई कृषि का उद्देश्य क्या है, फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी, यानी कि जितनी आवश्यकता फसल को है उतनी मात्रा में उसको क्या दे दिया जाए, पानी दे दिया जाए, ताकि उससे उत्पादन क्या हो, अधिकतम हो। उससे उत्पादन क्या होगा विद्यार्थियों, अधिकतम उत्पादन उससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी सिंचित कृषि से संबंधित। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप लाइक का बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स के अंदर आप इनके बारे में ज़रूर लिखिए। और आपको समझ में कुछ नहीं आता है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ दिया करो। कोई प्रश्न आपका हो तो उस प्रश्न को भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ दिया करो, फिर मैं उसका जवाब बाद में आपको दे दूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन वर्षा निर्भर कृषि। वर्षा निर्भर कृषि क्या होती है, देखो वर्षा निर्भर या इस कृषि को हम किस नाम से जानते हैं, बारानी कृषि के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पूरे तरीके से किस पर निर्भर होती है, वर्षा पर निर्भर होती है। इस कृषि को हमने दो भागों में बांटा है, शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। देखो शुष्क भूमि कृषि हम किसे कहते हैं, शुष्क भूमि कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है विद्यार्थियों, 75 सेंटीमीटर से कम होती है। यानी कि भारत में वे भाग जहां पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, ऐसे भागों के अंदर कौन सी कृषि की जाती है, शुष्क भूमि कृषि की जाती है। तो भारत के वो भाग जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ऐसे भागों के अंदर शुष्क भूमि कृषि की जाती है। यानी कि यहाँ पर ऐसी फसलें बोई जाएंगी जो शुष्कता को क्या कर सके, शुष्कता को सहन कर सके, ऐसी फसलों को इसके अंदर क्या किया जाता है, बोया जाता है। तो शुष्कता को सहन करने वाली जो फसलें हैं वो इस कृषि के अंदर बोई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि शुष्कता को सहन करने वाली कौन कौन सी फसलें हैं, जो जिनको बहुत अधिक आर्द्रता की आवश्यकता नहीं होती, बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये शुष्क मौसम में भी इनका उत्पादन हो सकता है। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं विद्यार्थियों, रागी है, बाजरा है, मूंग है, चना तथा ग्वार। ये सारी की सारी जो फसलें हैं ये ऐसी हैं जो शुष्कता को क्या कर सकती हैं विद्यार्थियों, सहन कर सकती हैं। तो शुष्कता को सहन करने वाली फसलें कौन सी हैं, रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार, ये सारी की सारी फसलें शुष्कता को सहन करने वाली हैं। और 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले जो भाग हैं वहाँ पर भी इन फसलों को क्या किया जा सकता है, बोया जा सकता है। तो ऐसी कृषि को हम क्या कहते हैं, शुष्क भूमि कृषि के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो शुष्क भूमि कृषि क्या होती है, इसको अच्छे से आपने समझ लिया। शुष्क भूमि कृषि क्या है, तो शुष्क भूमि कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है विद्यार्थियों, 75 सेंटीमीटर से कम होती है। कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर से कम होती है। और यहाँ पर कौन सी फसलें बोई जाएंगी, यहाँ पर वो फसलें बोई जाएंगी जो शुष्कता को क्या कर सकती हैं, सहन कर सकती हैं। तो शुष्कता को सहन करने वाली फसलें कौन सी हैं, रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा ग्वार आदि। और इन क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है वर्षा पर आधारित है, इसलिए वर्षा जल का उचित विधियों के माध्यम से यहाँ पर इन प्रदेशों के अंदर उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा जल को संरक्षित किया जाता है और उस वर्षा जल का प्रयोग क्या है, कृषि कार्य के लिए किया जाता है। फिर हम दूसरी बात करते हैं आर्द्र भूमि कृषि। आर्द्र भूमि कृषि का मतलब है कि वर्षा क्या होती है, यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो आर्द्र भूमि क्षेत्रों में जल पौधों की आवश्यकता से भी क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि बारिश क्या होती है, अधिक होती है, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ऐसे भागों में आर्द्र भूमि क्षेत्रों में जल जो होता है वो पौधों की आवश्यकता से भी क्या होता है, अधिक होता है। और यहाँ पर फिर कौन सी फसलें बोई जाएंगी, यहाँ वो फसलें बोई जाएंगी जिनको आर्द्रता की आवश्यकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। और आर्द्रता की आवश्यकता कौन सी फसलों को ज़्यादा होती है विद्यार्थियों, तो उनका नाम याद रखना, चावल है, जूट है, गन्ना है। ये जो फसलें हैं इनको आर्द्रता की आवश्यकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर इन फसलों को बोया जाता है। तो कौन सी फसलों को बोया जाता है, चावल, जूट, गन्ना आदि जो फसलें हैं इनको आर्द्रता की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसी जो फसलें हैं वो आर्द्र भूमि क्षेत्रों के अंदर बोई जाती हैं।
ठीक है। तो वर्षा निर्भर कृषि को या बारानी कृषि को भी हमने दो भागों में बांटा है वर्षा की मात्रा के आधार पर। शुष्क भूमि कृषि, शुष्क भूमि कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहां 75% से 75 सेंटीमीटर से वर्षा क्या होती है, कम होती है। औसत वार्षिक जो वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है, और वहां पर ऐसी फसलें बोई जाती हैं जो आर्द्रता शुष्कता को क्या कर सकती हैं, सहन कर सकती हैं। कौन सी फसलें हैं शुष्कता को सहन करने वाली? रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा ग्वार। फिर आर्द्र भूमि क्षेत्रों में जल पौधों की आवश्यकता से अधिक होता है, पानी की अधिक आवश्यकता वाली जो फसलें हैं वो इन क्षेत्रों के अंदर बोई जाती हैं। चावल है, जूट है, गन्ना, ऐसी जो फसलें हैं वो इन क्षेत्रों के अंदर बोई जाती हैं। तो ये जो कृषि का प्रकार हमने देखा आर्द्रता के स्रोत के आधार पर, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आर्द्रता के स्रोत के आधार पर हम कृषि को कितने भागों में, दो भागों में, एक सिंचित कृषि और दूसरा कौन सा होता है, वर्षा निर्भर या बारानी कृषि भी इसको कहते हैं। सिंचित कृषि को दो भागों में बांटा है, रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कृषि का उद्देश्य क्या है? आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और उत्पादक सिंचाई कृषि का उद्देश्य क्या है विद्यार्थियों? उत्पादक सिंचाई कृषि का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी देकर के और अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। ठीक है। ऐसे शुष्क भूमि कृषि जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, ऐसे भागों के अंदर शुष्क भूमि कृषि की जाती है। और शुष्कता को सहन करने वाली फसलें रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार, ये फसलें इसके अंदर बोई जाती हैं। आर्द्र भूमि क्षेत्रों में जल पौधों की आवश्यकता से अधिक होता है, तो ऐसे क्षेत्रों में वो फसलें बोई जाती हैं जो जिनको आर्द्रता की आवश्यकता ज़्यादा होती है या पानी की अधिक आवश्यकता होती है। और कौन सी फसलें ऐसी हैं? जो चावल है, जूट है, गन्ना आदि जो फसलें हैं वो इसमें बोई जाती हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि भारत में जो फसल ऋतुएं पाई जाती हैं, तीन प्रकार की ऋतुएं कौन सी हैं? खरीफ, रबी और जायद की। खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, रबी की फसलें कौन कौन सी हैं और जायद की फसलें कौन कौन सी हैं। और इधर जो आर्द्रता के स्रोत के आधार पर वर्षा के ये आपके कृषि के जो प्रकार हैं ये हमने पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं कि बोर्ड परीक्षा के अंदर जो एग्जाम पूछे गए हैं हमारे, इससे पिछले जो बोर्ड परीक्षा थी आपकी 2024-25 वाली, उस 2024-25 वाली बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए हैं विद्यार्थियों। तो वो तीनों प्रश्न कौन कौन से हैं, उन प्रश्नों को भी हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं और क्या आप उनके जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। आप देखना उनको, बहुत ही सरल जो प्रश्न है उनकी प्रकृति सरल है बहुत ही, और आप उसको आसानी से हल भी कर सकते हैं क्योंकि आपने अब ये क्लास भी देख ली है और क्लास को देखने के बाद में तो आप निश्चित रूप से उसको हल कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी निःशुल्क रूप से इनका लाभ उठा सकें। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क रूप से आपकी सेवा में ये क्लासें आ रही हैं ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर आप बोर्ड परीक्षा के अंदर कर सकते हैं। देखिए अब जो बोर्ड परीक्षा में जो आए हुए प्रश्न हैं उनको देखते हैं हम कौन से बोर्ड परीक्षा में आए हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं विद्यार्थियों, कब 2024-25 वाले एग्जाम के अंदर कौन से प्रश्न पूछे गए यहाँ से, उनको हम देख रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न यहाँ से आया है विद्यार्थियों वो आया है आपका आपके ए ब स द वाले जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में से पूछा गया है रबी की फसल है। ये प्रश्न पूछा गया रबी की फसल है। ये प्रश्न आया कि रबी की फसल कौन सी है। तो कौन सी रबी की फसल है? तो यहाँ ऑप्शन ए में आया था चावल, ऑप्शन बी क्या है विद्यार्थियों, बाजरा, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी क्या है विद्यार्थियों, सरसों। तो इसका जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि इसका क्या आंसर होगा, वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके बताना है। ठीक है। तो रबी की फसल कौन सी है इनमें से, आपको इनमें से ये बताना है कि इनमें से रबी की फसल कौन सी है। तो बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ से पूछा गया है और ये आधे नंबर का प्रश्न था, ये आधे नंबर का प्रश्न था। तो रबी की फसल कौन सी है इनमें से आपको ये जवाब में देना है। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, वो रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न पूछा गया है। और रिक्त स्थान की पूर्ति वाला जो प्रश्न है वो विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार से था कि
खरीफ की फसलें खालिस्तान, खरीफ की फसलें खालिस्तान, मानसून के साथ बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें खालिस्तान मानसून के साथ में बोई जाती हैं। ये प्रश्न जो दिया है ये रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न है और इसमें क्या आएगा, खरीफ की फसलें कौन से मानसून के साथ में बोई जाती हैं, इसका जो आंसर है वो आपको खालिस्तान के अंदर भरना है। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर यहाँ से जो तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है विद्यार्थियों, वो जो तीसरा प्रश्न है उसको भी हम देखते हैं। ये भी आधे नंबर का ही प्रश्न था, ये भी ध्यान रख लेना आप। ये भी कितने नंबर का है विद्यार्थियों, आधे नंबर का। तो आधे नंबर का ये, आधे नंबर का ये, दो प्रश्न तो यही हो गए। और जो तीसरा जो प्रश्न था वो प्रश्न आपका जो पूछा गया है वो कृषि के प्रकार में से पूछा गया है। और क्या प्रश्न पूछा गया है, देखो, शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं? शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं? तीसरा जो प्रश्न है वो ये है। और ये जो प्रश्न है विद्यार्थियों ये 1.5 नंबर का था। ठीक है, तो ये 1.5 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया, आधे नंबर का ये और आधे नंबर का ये प्रश्न पूछा गया। तो टोटल 2.5 नंबर के जो प्रश्न है वो आज की स्लाइड में से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, शुष्क भूमि कृषि हम किसे कहते हैं उसके बारे में आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न के रूप में आपको आंसर देना था, जो हमने यहाँ पर बात की है। ठीक है, तो शुष्क भूमि कृषि हम किसे कहते हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। खरीफ की फसलें कौन सी खालिस्तान मानसून के साथ में बोई जाती हैं, खालिस्तान में क्या आएगा, ये प्रश्न का आंसर आपको उत्तर में देना है। और रबी की फसल है, इनमें से कौन सी फसल रबी की है, तो वो आंसर आपको देना है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि खरीफ की फसल कौन सी है ना, जायद की फसल कौन सी है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो इस अध्याय में से आपसे पूछे गए हैं। जो बहुत ही सिंपल स्तर के जो प्रश्न थे वो पिछले बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आप इनका जवाब आसानी से दे सकते हो। आपको इन सब के जवाब पता है और आप उन सब के जवाब जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य दीजिएगा। इसी प्रकार से हम आगे भी ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे। आगे की जो आने वाली जो क्लासें हैं उनके अंदर भी हम इसी प्रकार से बात करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से इसी तरीके से चलती रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ में। दीजिए इजाज़त आज के लिए, बस इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम, क्योंकि आपकी जो क्लासें हैं अब वो लगातार आ रही हैं, रोज़ आप शाम को आप इन क्लासों को देख सकते हैं। लगातार इन क्लासों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो आप हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहिए। दीजिए अब इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।